ఈబీసీ బిల్లుపై రాజ్యసభలో చర్చ జరుగుతోంది. అక్కడ విశేషాలు లైవ్లో చూద్దాం. किसने रोका आपको? आप मानिए, मैं तो आग्रह कर रहा हूं, उस पे मंत्रियों को कष्ट नहीं होना चाहिए, न्याय सब महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए. आपने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, अब लाएं उसको, आप पूरा करिए. मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर सरकार ये सोचती है कि उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति राजनीतिक दलों के सामने कर दी कि जिन्होंने खुद ये प्रतिबद्धता दिखाई थी, जिनकी सोच अपनी ये थी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी. जाहिर है जो हम खुद ही करने जा रहे थे, खुद ही लाए थे, तो जरूर है. इसीलिए जो महिलाओं के लिए भी था वो भी हम कहते हैं, चाहे सरकार तो आपकी नहीं उससे बदलेगी, पर जो सही माने में सही सोच से किया जाएगा उसका हम समर्थन कर देंगे. मुझे एक सलाह सरकार को ये देनी कि देश का जनता भोली भी है, सज्जन है, विश्वास भी करती है, खूब विश्वास करती है और बहुत आशीर्वाद देती है. जब आप कहते हो तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, इसलिए आपको खूब आशीर्वाद मिला, देश की जनता ने विश्वास किया. पर यह देश की जनता मूर्ख नहीं, एक बार तो सब्ज बाग में चली जाती है, एक बार तो वायदों में बहक जाती है, पर बाद में हिसाब जरूर मांगती है. और आपका हिसाब देने का वक्त है, नए सपने बांटने का समय नहीं आपका. यह हिसाब होगा, जवाबदेही तय होगी. यही हिंदुस्तान की आवाज है. कि अपनी बात को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे दल ने इसके पक्षधर हैं. हमने ये बात उठाई थी. हम सामाजिक न्याय में और खास तौर पे जो अग्रिम जाति के भी गरीब लोग हैं उनको सही माने में न्याय मिले, एक कदम उसकी तरफ है. ये रास्ता बहुत लंबा है, चुनौती कड़ी है, उस पे राजनीतिक मजबूरी से नहीं प्रतिबद्धता से काम होना चाहिए. इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं. माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी. माननीय उपसभापति जी, आपने इस बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. इस विधेयक पर अपनी बात पर आने से पहले प्रारंभ में ही ये कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं. लेकिन उस पर आने से पहले यूं तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में चाहे भले ही अनुच्छेद 14 में समता के मौलिक अधिकार की बात कही गई हो, लेकिन जो इस देश में लोगों की मानसिक अवधारणा है उसमें परिवर्तन लाए बगैर चाहे कुछ किया जाए, जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ सकते. क्योंकि हमने ये देखा है कि जो ऊंच नीच की भावना है वो इस हमारे समाज में सदियों से परत दर परत बिल्कुल परकोलेट कर गई है, नीचे तक धंस चुकी है. धीरे धीरे वो कम होती जा रही है, लेकिन अब भी विद्यमान है. हमने और जो ज्यादा पुराने लोग हैं, नहीं तो पुस्तकों में पढ़ा है, देखा है कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जब प्रोफेसर होके बंबई में पढ़ाने गए तो कुर्सी को धोया गया कि एक शूद्र कैसे कुर्सी पर बैठ सकता है. उसके काफी दिनों बाद एक बार बाबू जगजीवन राम जी बनारस गए तो एक बहुत बड़े नेता के भाई ने
उस प्रतिमा को गंगा जल पर से धोया जिस पर बाबू जगजीवन राम ने माल्यार्पण किया। ये जब धारणा इस देश में रही, और ऐसी नहीं, मैंने वो समय खुद देखा है जब किसी वाल्मीकि के बच्चे से अगर कोई दूसरा गैर बिरादरी का व्यक्ति छू जाए तो सोने के जरिए, चाहे वो कोई अंगूठी हो या कोई और आभूषण हो, उसके ऊपर से पानी डालकर उसको शुद्ध किया जाता था। इतने बड़े पैमाने पर। और तो और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बंगला भी धोया गया। तो मैं ये इसलिए ये कह रहा हूं, ये जो भावना है, जो मानसिकता है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। बहुत कम हुई है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन समाप्त नहीं हुई। एक बात तो ये थी प्रारंभ में ही मैं जो कहना चाहता था, क्योंकि हमने ये भी देखा कि अगर अनुसूचित जात के लोग दूल्हा अगर घोड़े पर चढ़कर ऊंची जात के लोगों के दरवाजे के सामने जाता है तो उसको जाने से रोका गया। कई बार झगड़े हुए, पुलिस की उपस्थिति में शादियां हुई, ये सब भी हमने देखा है। तो केवल इन चीजों से काम चलने वाला नहीं है। एक बात प्रभात जी ने बार बार जो कही, प्रभात जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मेरे तो मित्र हैं। आपने बार बार जो मोदी सरकार की बात कही, मुझे हेरल लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाली किताब जब मैंने पढ़ी तो वो चीज याद आ जाती थी, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात कही। ये मुझे तब भी याद आती थी जब 75 में इमरजेंसी लगी थी, तब भी याद आती। ये सरकार भारत की सरकार है, क्या ये हमारी सरकार नहीं है? मैं संपूर्ण सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या ये हमारी सरकार नहीं है? इधर से बैठे हुए लोगों की सरकार नहीं? और क्या हम इसमें जब सहयोग कर रहे हैं तो क्या हम लोगों का योगदान नहीं उसमें? कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। लेकिन क्या हम उन परिणामों तक पहुंच सकेंगे जिसकी हमने कल्पना की है? और आनंद जी की बात ये बिल्कुल जायज है कि अगर आप जब सत्ता में आए थे उसके बाद ही इसमें कोई पैसा खर्च हो रहा था। इस बिल को तो कभी ला सकते थे, कोई मनी बिल तो है नहीं, ये बिल तो कभी भी आ सकता था। लेकिन आपका निशाना, आपका लक्ष्य जो है, इस सरकार का लक्ष्य श्रीमान आर्थिक दृष्टि से गरीब सवर्ण नहीं है। इस बिल का निशाना 2019 का चुनाव है। अगर सही माने में आपके मन में, आपके दिल में ईमानदारी होती तो ये बिल 2-3-4 साल पहले आ सकता था, कुछ लोगों का भला हो सकता था। लेकिन क्या स्थिति है, वास्तविकता क्या है? आपने जो क्राइटेरिया रखा है उसके हिसाब से कितने लोगों को मिल सकता है, रोजी रोटी मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 50% आरक्षण पहले से ही सवर्ण लोगों को कर रखा है, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, मेरिट में अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भी ऊपर होंगे तब भी वो ओबीसी और एससी एसटी में ही रहेंगे। अब जो 50% रह गया है आरक्षण, उसमें से
जैसा आनंद शर्मा जी ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इनके जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वाले क्राइटेरिया में आएंगे। बहुत बड़ी तादाद है, मेरे ख्याल से ये लगभग 97% होगी। 98 कपिल सिब्बल साहब के अनुसार 98%। 98% अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण। ये कहां है समता का अधिकार? अध्यक्ष